Now let's discuss how direct labor budget is formulated. For the formulation of direct labor budget, what are the major things which we required? Firstly, direct labor budget shows the direct labor hours required to satisfy the production budget. इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो प्रोडक्शन बजट है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपके डायरेक्ट मटेरियल बजट में, डायरेक्ट लेबर बजट में, और थर्ड जो है वो आपका ओवरहेड बजट आ जाएगा। जिस तरीके से ये हमने मास्टर बजट में देखा था, आपका प्रोडक्शन बजट जो है वो फर्दर 3 बजट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट लेबर बजट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। तो हमने अभी डिस्कस किया कि डायरेक्ट मटेरियल बजट किस तरीके से फॉर्मुलेट हो रहा था कि जो आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट थी टोटल केसेस की विच वर 14,000 केसेस, तो हमने उसके बेसिस पे अपने डायरेक्ट मटेरियल बजट को फॉर्मुलेट किया। Now we will formulate the direct labor budget on the basis of those 14,000 cases which we need for the production requirement. अब आपके पास डायरेक्ट लेबर बजट बेसिकली शो क्या करता है कि आपके लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे उन 14,000 केसेस को प्रोड्यूस करने के लिए। द एडजस्टमेंट ऑफ लेबर फोर्स एज द सिचुएशन रिक्वायर्स। नेक्स्ट क्या रिक्वायर्ड होगा? रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, कि आपके पास कितनी प्रोडक्शन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको, और फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर आवर कॉस्ट के साथ। बेसिकली आपका डायरेक्ट लेबर बजट फॉर्मुलेट करने का पर्पस क्या है कि जिस तरह हमारे पास अभी करंट केस में 14,000 जो है केसेस रिक्वायर्ड थे फॉर द प्रोडक्शन, हम चेक करेंगे कि उन 14,000 के लिए हमें कितने आवर्स जो है वो लेबर के रिक्वायर्ड होंगे, और जितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर आवर कॉस्ट के साथ। लेट अस कंटिन्यू विद द एग्जांपल व्हिच वी आर ऑलरेडी फॉलोइंग। अब यहाँ पे हेम्पटन फ्रेज इनकॉर्पोरेशन ने डायरेक्ट लेबर बजट जो है वो फॉर्मुलेट करना है। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इन केसेस विच वी हैव टेकन फ्रॉम द स्केड्यूल 2 इज 14,000 केसेस। अभी हमने डिस्कस किया कि 14,000 केसेस हमें प्रोडक्शन बजट में रिक्वायर्ड है, तो और हमें 14,000 केसेस को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट लेबर आवर पर केस कितने रिक्वायर्ड है? 0.40। इसका मतलब ये हुआ कि एक लेबर अगर 100% का या 1 आवर जो है वो कैलकुलेट हो रहा है, तो उसका 40% जो है उसमें डायरेक्ट लेबर आवर जो है वो एक केस को प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, तो अगर आपका एक लेबर 0.40 आवर्स में एक केस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 14,000 केसेस प्रोड्यूस करने के लिए कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे? सिंपली हम 14,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.40 के साथ, तो हमारे पास टोटल लेबर आवर्स जो रिक्वायर्ड होंगे, नीडेड होंगे फॉर दोज 14,000 केसेस, वो आ जाएंगे विच आर 5600। इसका मतलब हुआ कि 5600 आवर्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस दिस 14,000 केसेस। ठीक है, आपका हर एक केस 0.40 आवर्स में प्रोड्यूस हो रहा है, और जब हमने हर एक केस को 0.40 आवर्स में प्रोड्यूस करना है, तो हम 14,000 केसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.40 के साथ, तो हमारे पास 5600 लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स नीडेड फॉर द प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हमने ये कहा था कि जैसे हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्शन के थ्रू हमारी लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट हो जाएगी, तो हम उतने डायरेक्ट लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर आवर कॉस्ट के साथ। तो इसी तरीके से 5600 आवर्स जो कि रिक्वायर्ड थे 14,000 केसेस को प्रोड्यूस करने के लिए, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया $15 पर आवर। इसका मतलब कि आपका हर एक लेबर आवर आपको $15 की कॉस्ट चार्ज करता है, तो आपने 5600 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है $15 के साथ, तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ दीज 5600 आवर्स कैलकुलेट हो जाएगी जो कि 84,000 होगी। ठीक है, आपने सबसे पहली चीज क्या कैलकुलेट करनी है कि आपके पास प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है। दूसरी चीज, उस प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को कितने देर में वो लेबर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, तो 5600 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे इन 14,000 केसेस को प्रोड्यूस करने के लिए।
उसके बाद 5600 आवर्स की आप कितनी पेमेंट कर रहे हो लेबर को, आपने उन 5600 आवर्स को पर आवर कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास 84,000 जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर मूव ऑन होंगे। अब यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर को भी वंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि आपके 19,000 जो है वो प्रोडक्शन केसेस रिक्वायर्ड थे फॉर द फोर्थ क्वार्टर। आपने 19,000 केसेस को प्रोड्यूस करने के लिए कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे? 7600 आवर्स, क्योंकि आपने 19,000 केसेस को मल्टीप्लाई किया 0.40 के साथ, तो आपके पास 7600 आवर्स जो है वो कैलकुलेट हो गए। और फिर आपने 7600 आवर्स के साथ $15 को मल्टीप्लाई किया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट हो गई विच यू आर गोइंग टू पे फॉर द लेबर अगेंस्ट दीज 7600 आवर्स। ठीक है, तो $1,14,000 जो है वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से हमारी डायरेक्ट लेबर बजट जो है वो फॉर्मुलेट होता है। नेक्स्ट कम्स द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट basically list all cost of production other than the direct material and direct labor। हमने अपने स्टार्ट के लेक्चर्स में ये चीज डिस्कस की थी कि जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी होता है तो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा और बहुत सारी चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो वो तमाम चीजें जो कि आपको असिस्ट करती हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो आपके ओवरहेड में काउंट होती जाती हैं, जो कि जिसको हम ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो कहते हैं। अब जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट है वो क्या करता है कि वो हर उस कॉस्ट को इनलिस्ट करता है जो कि अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर काउंट हो रही होती है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। इसमें कौन कौन सी रिक्वायर्ड थिंग होती हैं? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। हमारे पास ऑलरेडी हमने प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट को कैलकुलेट किया, तो हमने कैलकुलेट उसमें कैलकुलेशन में क्या एनालाइज किया कि हमारे पास वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंट जो है वो कैलकुलेशन होती है ताकि हम एक ओवरऑल जो है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट को कैलकुलेट कर सके। तो हम इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट को इन्हीं वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट किस तरीके से कैलकुलेट होता है? बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स जो कि रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, अब एक चीज जो और यहाँ पे आपको क्लियर करनी है वो ये कि हमारे पास जब भी हम प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट के थ्रू अपने ओवरहेड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा ओवरहेड रेट के लिए स्पेसिफाई होना चाहिए कि हम एलोकेशन बेस क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास एलोकेशन बेस जो है वो मशीन आवर्स भी हो सकती हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स भी हो सकती हैं और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकती है। जो भी चीज आपके प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट को एज एन एलोकेशन बेस यूज हो रही होगी उसी चीज के थ्रू आप अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट को कैलकुलेट करोगे। तो अब जब हमने प्रीवियस में जब लेबर बजट को आइडेंटिफाई कर रहे थे तो हमें इस चीज को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो डायरेक्ट लेबर को जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं एज एन एलोकेशन बेस। तो हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट को कैलकुलेट करते हुए डायरेक्ट लेबर आवर्स को यूज करेंगे। अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ने मशीन आवर्स यूज किए हुए होते तो हम यहाँ पे मशीन आवर्स को यूज करते एज एन एलोकेशन बेस। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड थे? 5600 आवर्स। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट विच विल बी गिवन और मोस्टली प्रोवाइडेड होते हैं, तो वो कितने? $4 का। आपने 5600 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया इस $4 के रेट के साथ, तो आपके पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो कैलकुलेट हो गया विच इज 22,400। अब आपके पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विच इज ऑलरेडी गिवन इज 60,600। आपने इन दोनों ओवरहेड्स को ऐड ऑन कर दिया तो आपके पास 83,000 का टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और कैश डिसबर्समेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में सिर्फ एक चीज जो है वो आ जाती है जिसको के डेप्रिसिएशन कहते हैं। Remember one thing that we have said that the depreciation is a non-cash item.
ठीक है। तो कैश डिसबर्समेंट और टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या डिफरेंस है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस and cash disbursement which are actually made against the manufacturing overheads। इन दोनों में डिफरेंस होता है। हमने ये कहा था कि नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन है वो हम ओवरहेड्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जब भी आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही होगी, आपकी मशीनरी इन्वॉल्व हो रही है, प्लांट इन्वॉल्व हो रहा है, कोई भी ऐसी चीजें जो आपके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही हैं, तो हम उनकी डेप्रिसिएशन को ओवरहेड्स में डालते जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में तो नहीं डालेंगे ना, तो हमने उनको ओवरहेड में डाल दिया। जब हमने उन्हें ओवरहेड में प्लेस कर दिया तो हमारे पास ओवरहेड की कैलकुलेशन जो है, अमाउंट जो कैलकुलेट होगी वो हायर कैलकुलेट होगी उस अमाउंट से जो एज ए कैश फॉर्म हम पे करेंगे। ठीक है, लेट मी क्लियर इट वंस अगेन कि आपके पास जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट होगी उसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट एडेड होगी, क्योंकि जब भी हम प्लांट की या मशीनरी की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे तो उसको हम एज एन ओवरहेड ट्रीट कर देंगे। अब से फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो कैलकुलेट हुई वो हो गई 1,00,000 रुपए। अब उस 1,00,000 में डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अवेलेबल है, फिक्स्ड अवेलेबल है। अब उनमें से सर्टेन अमाउंट जो डेप्रिसिएशन की है वो आपने एज ए कैश नहीं डिसबर्स करनी। रिमेनिंग अमाउंट जो है, से फॉर एग्जांपल 80,000 की, वो आपने एज ए कैश डिसबर्स की, मतलब कि आपने वो वेरिएबल कॉस्ट पे कर दी, फिक्स्ड कॉस्ट डिफरेंट आइटम्स की वो पे कर दी, लेकिन उसमें से जो 20,000 डेप्रिसिएशन का था वो पे नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,00,000 की थी तो आपने कैश जो है वो कितना पे किया, 80,000 का। 20,000 आपकी डेप्रिसिएशन थी जो कि आपने एज ए कैश नहीं पे किया। तो जब भी बजट फॉर्मुलेट करते हैं तो हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट और कैश डिसबर्समेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारे पास कैश कितना हमें चाहिए होगा इन ऑर्डर टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, और कितना कुछ बजट में ऐसा है जो कि नॉन कैश है, नॉन कैश आइटम्स हैं, ताकि प्रॉपरली हम अपनी कैश की एडजस्टमेंट्स को कवर कर सकें। तो यहाँ पर टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में से डेप्रिसिएशन कॉस्ट विच इज 15,000 हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कैश डिसबर्समेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी विच इज 68,000। इधर डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कैलकुलेट किया है, ताकि आपको और ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके कि डेप्रिसिएशन का रोल किस पर्पस के लिए यहाँ पर यूज किया था। टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट फॉर द ईयर, टोटल ओवरहेड फॉर द ईयर इज 4,04,000। अब वो 4,04,000 बिफोर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, अभी हमने इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया हुआ। उसके बाद बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हमें रिक्वायर्ड थे थ्रू आउट द ईयर, दीज 40,400। तो हमने 4,04,000 को डिवाइड कर दिया 40,400 के साथ, तो हमारे पास प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर द ईयर कैलकुलेट हो गया विच इज $10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। इधर ये चीज और क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई कि हमने डेप्रिसिएशन सिर्फ इसलिए यहाँ पे माइनस की थी ताकि हमें क्लियरली आइडिया हो सके कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ओवरहेड नीड्स को फुलफिल करने के लिए कितना कैश रिक्वायर्ड होगा। देखें, फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे 1,01,000 के अकॉर्डिंगली चल रहे होते तो मे बी आपका ख्याल होता है कि आपके पास 1,12,000 कैश रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए, जबकि इन ओरिजिनल कैश सिर्फ 96,800 रिक्वायर्ड है। तो ये जो गैप है 15,000 का, वो अननेसेसरी कैश जो है वो आपने परटेन करना था। इसलिए बजट फॉर्मुलेट करते हुए नॉन कैश आइटम्स को माइनस करते हैं सो दैट वी कैन क्लियरली एनालाइज एंड आइडिया कर सके कि हमें कितना कैश रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर कैश प्योरली कैश बेस्ड नीड्स। This is how our manufacturing overhead budget is calculated. In this lecture, we have covered three budgets:
which are related to the production budget, which are direct material budget, direct labor budget, and manufacturing overhead budget. Pertaining to these budgets which we have already discussed, chapter 8 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे सो दैट इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज 5 lectures. Please go through these 2 lectures, clearly understand the concept, and then solve the questions, question number 1 to question number 5. Thank you.